सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 में पूरे नंबर्स बोल रहा हूँ। जहां भी डाउट हो हैंड रेज करना है बस। इनिशियल वाले तो बहुत सारे डिस्कस हो चुके हैं आई गेस। बीच में एक एक दो दो सवाल है बस, वो देख लेना। 1 से 10 में किसी का कोई पेंडिंग डाउट? 11 से 20, 21 से 30। इसमें दो तीन सवाल थे पेंडिंग पहले के। एक तो 24 25 था, एक 27 28 था। किए थे तो ट्राई किए थे, नहीं किए थे? 24 25 तो कॉमन आयन इफेक्ट का है, और 27 28 अपना टाइप्स ऑफ सॉल्ट बताया था लास्ट में, वो है। 30 तक नहीं है डाउट कोई? 31 से 40? हाँ। 41 से 50? 51 से 60? 55? 55 पढ़ो। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ो भाई, पढ़ो सब लोग। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP ऑफ MgO वाइज कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर -12 इफ अ सोल्यूशन ऑफ 0.010 मोलर with respect to Mg plus 2 ion, what is the maximum hydroxide concentration that could be present without causing precipitation? मतलब मैक्सिमम इतना रखना है OH माइनस की प्रेसिपिटेशन ना हो, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। इज इट क्लियर? सैचुरेटेड सोल्यूशन कब बनता है? जब QSP की वैल्यू KSP के बराबर हो, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ Mg प्लस 2 पावर 1 OH माइनस पावर 2 इक्वल टू KSP। ये वैल्यू गिवन है आपको 10 टू द पावर -2 मोलर। ये हमें फाइंड करना है। ये है 9 इंटू 10 टू द पावर -12। आ जाएगा? आ जाएगा ना? और कुछ है 60 तक? जिन्होंने नहीं किया ना, एटलीस्ट वहां हिंट लिख लो। डाउट जनरली कॉमन होते हैं। आज किसी और को आया है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद तुम रिवाइज करोगे, तुमको भी आ सकता है। इसमें सेचुरेटेड ही क्यों लिया, अनसेचुरेटेड क्यों नहीं लिया? प्रेसिपिटेशन तो अनसेचुरेशन में भी होता है, मतलब नहीं होता है। तो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है क्या? मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। इतना भर दो कि जस्ट इसके बाद प्रेसिपिटेशन चालू हो जाए। इज इट क्लियर? 61 से 70 जो होमवर्क कितनों ने किया? ईमानदारी, चारों ने नहीं किया? शाबाश। तहसीन, कितना किया? थोड़ा थोड़ा। चलो, और तुमने? देवियों, अपन तो आते नहीं थे, अपन भी कभी कभी आ रहे हैं। बीच बीच में गायब हो गई एक दो बार, है ना? तुम दोनों होमवर्क पूरा? मॉड्यूल कहाँ है फिर? मतलब डाउट एक भी नहीं है? हाथ में उठा ला था। ये सीरियस एस्पिरेंट की पहचान है। बैग का बहाना है। क्या कह रहा है?
तो थैली में ले आता। कल से संडे को लाएगा। अच्छा। अच्छा, सबको एक इनविटेशन है छोटा सा। आज शाम को अन अकेडमी में शाम को 8:30 बजे से महासुंदरकांड पाठ का आयोजन हो रहा है। तो आओ, थोड़ा सा भक्ति में लीन हो जाओ, कभी कभी मौका मिल रहा है। स्टूडेंट्स अलाउड हैं। अब गर्ल्स में जिनके हॉस्टल के प्रॉब्लम है वो नीचे जाके एक बार पूछ लेना कि सर हॉस्टल में बात कर लो। यार वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द पंडित पे। सुंदरकांड देखो रात भर भी चलता है, और कुछ कुछ सुंदरकांड 2 घंटे में भी फ्री हो जाते हैं। डिपेंड करता है पंडित जी पे, और बाकी डिपेंड करता है जनता पे। तो जनता कितना कोऑर्डिनेट कर रही है, एंजॉय कर रही है। एंजॉय करती है तो पंडित लंबा खींचता है। नहीं, उसको दक्षिणा ज्यादा मिलती है ना। और भक्ति में मजा आता है देखो। कॉन्सर्ट्स वगैरह और ये सब चीजें तो तुमने अलग फील देखी होगी। आज भक्ति का फील लो। कोशिश करो अगर पॉसिबल हो तो आओ, थोड़ी देर के लिए हम लोग भी आएंगे ही सी। हाँ? तो तुम दोनों फिर साथ में बैठ जाते हो, मेरे को टेंशन हो जाती है। उठो दे इसको। किसका उधर? तू बीच में आया। नहीं नहीं, वो उस कोने पे चल जा बस। वो आज दूसरी सासू माँ कहाँ है? अच्छा, सुबह तक तो उठते ही नहीं है ना। वो रहा ना, नामकरण देने वाला, नोमेनक्लेचर। पहलवान, तबीयत ठीक है? नहीं है ठीक? कौन सी वाली? एक बच्चा था 2 साल पहले समुन्नत बिल्डिंग में, इसी के बैच में था, ये तो गायब हो गया था फिर उस बैच में से। ये मॉर्निंग बैच करा लिया था अपना, क्योंकि मॉर्निंग बैच गर्ल्स का भी होता है ना। बाद में पता चला इसको ऐसा बैच मिला था जहाँ पढ़ाई होती नहीं थी। इनके बैच में एक कांड भी हुआ था, पता है तेरे को? बहुत सारे हुए थे ना। वो तो बैच ही फेमस था। उस बैच का नाम भी क्या रखा था पता है? एफ रखा था ना। ई था क्या? ई थोड़ी एफ था। हाँ, फिर मर्ज कर दिया था। ये तो नाम में ही गड़बड़ है। टीचर अच्छे थे सब। वो डिपेंड करता है, वो बैच ही ऐसा बना। वो एक बार तो स्पीकर ले आए थे क्लास में। हाँ हाँ, वही तो। एक बार स्पीकर ले आए थे, एक सर बता रहे थे मेरे को। भाई ने बैग में रखा रखा गाने बजा दिए। और गाने भी नॉर्मल वाले नहीं, डेंजर वाले, सेंसर्ड वाले, जिन पे बीप लगाना पड़ता है। बजे थे ना, सब पता है उसको। फिर भी बैच चेंज नहीं करा है, फिर भी मॉर्निंग में गया। अब इवनिंग वाले में आ जाता तो यहाँ नहीं आना पड़ता ना। पढ़ने वाला बैच था। सर तो पढ़ा ही रहे थे, बैच ही नहीं पढ़ रहा था। चलो, 61 से 70, कोई डाउट? 71 से 80, 81 से 90, 82, 88 और 82 पढ़ो। अरे पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर? पहला सही है क्या? वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस तो बफर कभी नहीं बनाता ना। सेकंड वाला पढ़ो। वीक एसिड के साथ सॉल्ट है क्या? बफर बन सकता है? बन सकता है बिल्कुल। HCOOH प्लस
CH3COO Na, दुनिया के सारे सॉल्ट, जाग रहे हो क्या? दुनिया के सारे सॉल्ट, छोड़ो इसको, क्या मिला? CH3CO- और Na+, HCOH तोड़ो, क्या मिलेगा? HCO- और H+। दो पॉसिबिलिटीज हैं देखो, एक तो इसमें HCOOH के साथ HCOONA बन जाए, बोलो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? और CH3CO- उसके H+ के साथ रिएक्ट कर जाए और CH3COONA बना दे, ये तो बना हुआ है ही सही, ये बन जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में बफर बन रहा है क्या? अब उसने बोला कैन एक्ट एज बफर, तो तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी, समझ में आई क्या बात? तो यस, सही है गलत है? बट इसने आंसर इसका नहीं दिया है शायद, है ना? हाँ, तो आंसर इसमें दोनों जाने चाहिए वैसे तो, सेकंड और थर्ड कर लो इसका आंसर। थर्ड तो सही है ना? 88 करो, पढ़ो सब लोग। ओ गूंगो, पढ़ना आता है? नहीं, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है तो फिर इसको इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कैन बोल दिया ना, कैन में तो सब पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी अपन को। हाँ पढ़ो, 88 ऑन अ मिक्सचर ऑफ, आवाज लाए हो ना साथ में, पढ़ो। ऑन अ मिक्सचर ऑफ NaOH 2CH3COOH 60% ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज। परसेंटेज वाले क्वेश्चन करवाए थे, एसिड 60% ही न्यूट्रलाइज क्यों हुआ? क्योंकि एसिड तो बच रहा था, खत्म कौन हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बनाएगा ये? CH3COONA, ये 60 ले लो, ये 100, ट्रिक याद है? ये 60, ये 0, ये 100 - 60, पढ़ाया था बेटा? तो ऐसे तो दो तीन सवाल है, सब में डाउट आया होगा। इसके लिए सबसे बढ़िया लेक्चर देखो, टॉपिक काम का है। परसेंटेज और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करवाए थे ना इसमें, नॉट फ्रैक्शन, वो वैल्यू वाले करवाए थे ना? अच्छा, फ्रैक्शन वाला आ जाए तो घबराना है क्या? नहीं, जैसे ये बोलता 1/3 ऑफ एसिटिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, तो 1/3 मतलब 33.33%, हाँ या नहीं? तो पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो उसको, और कुछ 90 तक, 89, 89 पढ़ो। के का वैल्यू क्या गिवन है? 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵ पीके निकाल सकते हो क्या? तो दो तरीके हैं, या तो 1.5 को सॉल्व करो 3/2 लिख के, या फिर इसको 15 बना दो। 3/2 लिखोगे थोड़ा सा आसान पड़ेगा, 3/2 लिखोगे तो पीके कितना आएगा? 5 - log 3 -log 2, log 3 कितना? 0.48, log 2 0.30, 0.18 आ गया क्या? 5 - 0.18 4.82, बाकी सब तो वैल्यूज गिवन है।
वैल्यू उल्टी पुट मत कर देना बस। इसमें इसमें दिक्कत ये है कि पहले वैल्यू किसकी गिवन है, वीक एसिड की, सॉल्ट की वैल्यू बाद वाली है। पुट पुट करते टाइम न्यूमरेटर कौन होता है, क्या फॉर्मूला था बफर का, पीएच बराबर पी के प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक एसिड। क्यों युवराज, 90 के बाद 91 से 100, नो डाउट, 100 से एंड तक ये थे बचे हुए। बाकी लोगों को एक ऑप्शन और दे रहा हूं, एक बार और मॉड्यूल डिस्कशन के लिए मंगाऊंगा नेक्स्ट फ्राइडे। बीच में शायद 2 दिन छुट्टी आएगी, 3 दिन एक्चुअल में, तो कल संडे भी है, कल संडे मिलेगा, एक शायद वेडनेसडे की भी छुट्टी आ सकती है, और थर्सडे की तो आएगी आएगी, गांधी जयंती और दशहरा दोनों है उस दिन। तो 3 दिन मिलेंगे टेस्ट के लिए। इस बार प्रिपरेशन ढंग से करो, इस बार प्रिपरेशन लीव नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, पहले ही बता देता हूं, बी प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। 3 दिन का छुट्टी मोर देन सफिशिएंट होता है, प्लस ये एक मौका होता है अपने स्कोर्स को थोड़ा सा इंप्रूव करने का। जो बच्चे लेट एडमिशन थे उनके लिए भी एक सलाह है कि भैया अब कवर अप हो चुका होगा मोस्टली सिलेबस, तो कोशिश करो सब लोग पार्ट लो टेस्ट में ईमानदारी से। जिनके पहले स्कोर्स जो भी आ रहे हैं, आई डोंट केयर, कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, टारगेट रखो इस बार उससे बढ़ाना है। तुमने अगर 2-3 टेस्ट में अपने स्कोर्स भले 10-10 20-20 नंबर भी बढ़ा दिए ना, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद तुम्हें तरीका समझ में आ जाएगा कि हाँ पढ़ाई कैसे की जाती है। अभी तक क्या होता है, पढ़ाई हम सही कर रहे हैं, बट द थिंग इज वो स्कोर्स नहीं आते तो हमें खुद के ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। तो इस बार कोशिश करो, मौका मिल रहा है पूरा, ढंग से ट्राई करो। दोगे प्रिपरेशन ढंग से, अरे दोगे ना, तब दूंगा मैं तो। और आयनिक टफ है तो इक्विलिब्रियम इजी मानते हो क्या तुम, केमिकल इक्विलिब्रियम इजी होता है, चलो इस बार दिखाते हैं तुमको। केमिकल काइनेटिक्स इजी मानते हो, थर्मोडायनेमिक्स आसान मानते हो, देख रहे हो, एक लाइन बोलते सब कॉप में आ गए। पेपर तो देखो टफ ही आना चाहिए, प्रिपरेशन टफेस्ट लेवल की करोगे तब जाके तो आसान पेपर और आसान लगेगा ना। और सिंपल सी बात है, आसमान से गिरोगे तभी तो खजूर में लटकोगे। पहले सपना ये है कि हाँ ये जो घास है ना यहीं से गिरना है। मुझे भी याद नहीं, पेपर तो आज बनाऊंगा मैं। क्या क्वेश्चन नंबर बता, किस चैप्टर से कितने आएंगे, नीट वाले बताते हैं, वो उनको व्यू बढ़ाने होते हैं। एक वीडियो मैं भी बना दूं क्या ऐसा, वायरल कर दोगे, देखो सब तैयार बैठे हैं। तो वायरल वायरल बच्चा कौन था अपने बैच में वो, नहीं तो मिलीनियर बॉय, उसका नाम क्या था, विराज, विराज नहीं, मिराज तो ये है। एक साल नहीं, 1 महीने का, मतलब आएगा वापस वो, हर हफ्ते एक एक वीडियो पोस्ट करेगा ना वो। कोई नहीं, ऐसे टैलेंटेड बंदे तो ढूंढ के रखो, हमारे दोनों वो भी हैं। तुम्हारा भी यही है ना सोशल मीडिया एजेंसी, नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा, बिजनेस चल रहे हैं ऐसे करोड़ों के। हाँ हाँ, उनका काम ही यही है, वायरल करवाना। ये जो तुम सोचते हो, पीआर टीम बोलते हैं इसको, पब्लिक रिलेशंस टीम। कल का मैच देखा रात वाला, सुपर ओवर हुआ जिसमें, तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी उसमें, मैं तो क्या नोटिस करता हूँ, इंडिया में एक प्लेयर है तिलक वर्मा, नाम सुना है, और एक प्लेयर है संजू सैमसन।
कल संजू सैमसन उससे बढ़िया खेल रहा था, लेकिन कमेंटेटर कंटिन्यूअसली तिलक वर्मा का नाम लिए जा रहे थे, क्योंकि विराट कोहली के जगह पे तिलक वर्मा को खिलाना स्टार्ट किया गया है चौथे नंबर पे। तो अब पीआर टीम पूरा किसके लिए काम कर रही है? तिलक वर्मा के लिए। तो ये टीम होती है एक्चुअल में। विराट कोहली के इतने शॉट्स देखते हो तुम, इतने वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कोई फैन बना, उसका कोई फैन बना रहा है क्या? पीआर टीम बनाती है उसी की। रोहित शर्मा का पीआर इतना स्ट्रांग नहीं था पहले, लेकिन उसके परफॉर्मेंस ने इतना तगड़ा कर दिया था। 3-3 डबल सेंचुरी वनडे में क्या होती है यार, कोई उसका मतलब रोल माइनस कर ही नहीं सकता टीम में से। फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट में वीरेंद्र सहवाग ने मारी थी, तो वो पीआर टीम नहीं भी लगा था तो भी लोग उसको मानते थे। करुण नायर को पीआर टीम मिली नहीं क्योंकि उसने अभी तक कमाई इतनी करी नहीं। पीआर टीम भी बहुत पैसे लेती है भाई, ऐसे थोड़ी वायरल कर देगी तुमको। और दूसरा ये कि अभी देखो श्रेयस अय्यर गायब है ना टीम में से, उसका कारण पीआर टीम मजबूत नहीं है इतनी उसकी। अब सोचो ना, श्रेयस अय्यर टीम में नहीं आया जिसका परफॉर्मेंस इतना जोरदार था। पिछली बार कोलकाता को फाइनल जिता के लाया, इस बार पंजाब को फाइनल में ले गया। T20 में तो पहले नंबर उसी का बनता था, और फिर ऐसे ऐसे लोग खिला रहे हैं अभी। नहीं, नो डाउट सब अच्छे हैं टीम में अपने अपने, सबने अपनी अपनी टीम में परफॉर्मेंस अच्छे दिए थे। अब संजू सैमसन का इस बार परफॉर्मेंस ठीक नहीं था तो उसको T20 खिला रहे हैं। लास्ट ईयर तक तो वो T20 परफॉर्मेंस अच्छे दे रहा था तो उसको वनडे खिला रहे थे। और वनडे में उसका एवरेज था 58। वनडे में संजू सैमसन का एवरेज है 58। 58 एवरेज समझते हो ना? जो क्रिकेट फॉलो करते हो समझ गए होंगे, बाकी तो ठीक है, पोको देख रहे हो अभी ऐसा लग रहा है। संजू सैमसन का वनडे में एवरेज था 58। उसके पहले उसको 3 मैच की सीरीज खिलाई गई थी, उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। T20 वर्ल्ड कप में नहीं लिया। अब खिलाना उसको T20 था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में नहीं लिया, और अब एशिया कप में ले लिया, क्योंकि इस साल कोई वर्ल्ड कप है ही नहीं ना। वर्ल्ड कप में तो उनका फेवरेट आएगा ना, ईशान किशन आएगा, वही देखना घूम फिर के, आखिरी में घूम फिर के। अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट शायद कैंसिल हो गया था, फिर डिग्रेड हो गया था, वापस मिल गया ना। बिहार से है क्या? नहीं, बिहार से थोड़ी ईशान किशन, बिहार से ही है क्या? अच्छा, झारखंड नहीं, मैं बिहार झारखंड की बात नहीं कर रहा, वो सिलेक्टर्स का वो है पीआर। उसको बीच में रैंडमली वर्ल्ड कप से पहले 1-2 मैच खिला देंगे, उसके बेसिस पर उसको टीम में रख लेंगे। ये मैं क्या बता रहा हूँ, पीआर टीम काम करती है, इधर ध्यान दो। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। अब एक मौका और है, नेक्स्ट फ्राइडे को दोबारा पूरी मॉड्यूल देखेंगे अपन। फ्राइडे के लिए अपन ने एक्सरसाइज 4 तो बोली है ना, इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स दोनों की, तो मॉड्यूल तो लाओगे ही सही। तो जिसका जो भी डाउट आयनिक का पेंडिंग हो उस दिन क्लियर कर लेना, ठीक है? सबको एक और मौका दे रहा हूँ, कर लोगे ना तब तक कंप्लीट? हाँ, बंद क्यों कर दी? एक्सरसाइज 2 पे है अभी तो, 3 भी है, एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट बिल्डर है। कहाँ जा रहे हो, जल्दी में हो? 3 नहीं दी थी? कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 2 निकालो। कंप्लीट नहीं करी क्या? 3 अच्छी है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, थियोरेटिकल प्रैक्टिस के लिए अच्छी है बहुत। एक्सरसाइज 2 1 से 5 में कोई डाउट? 6 to 10, 6 to 10 में 17 आता है। सुमित, 11 to 15, हाँ 16 to 20 में 17, 16 भी है। आदित्य, बहादुर ने पूछा, हेलो 16 पढ़ो पहले।
पढ़ो. If KSP of CaF2 in कितना है 1.7 इंटू 10 की पावर -10, देन फाइंड द solubility of CaF2 in 0.10 मोलर NaF सॉल्यूशन. कॉमन आयन वाला न्यूमेरिकल है. बहादुर स्टेप्स याद है 6? बता दो. कैसे? क्या पता इन सबका भला हो जाए. बेटा वो हमेशा वैलिड नहीं होता, हर बार टाइप ऑफ सॉल्ट बदल सकता है. किस्मत के ऊपर तो फिर सिलेक्शन भी टिका हुआ है. चलो CaF2 कैसे टूटेगा? बोलो. Ca+2 प्लस 2F माइनस. ये एस न्यू, ये 2S न्यू, और F माइनस का कंसेंट्रेशन NaF से कितना आएगा 10 की पावर -1. ये 0 हो गया. जाग रहे हो क्या? KSP कितना दिया है? सॉल्युबिलिटी दिया है ना. कौन सा टाइप है सॉल्ट का? 1 2. तो 4S³ आएगा. 4S³ मतलब 1.7 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब इज इक्वल टू इसका पावर क्या आएगा 1. KSP कहाँ दिए? 16 नंबर पढ़ रहा हूं मैं. अच्छा ये KSP है क्या? ये KSP है भाई डायरेक्ट. और आसान हो गया. 1.7 इंटू 10 टू द पावर -10. 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर आएगा ना ये तो. एस न्यू कितना आ गया 10 टू द पावर -8 मोलर. कौन सा ऑप्शन? ये शॉर्टेस्ट तरीका है, इससे शॉर्ट नहीं कर पाओगे. बाकी अगर तुम ट्रिक बनाने की सोच रहे हो तो मत बनाना. इसमें बहुत वैरायटी बन जाती है जहाँ ट्रिक फैल जाएगी. ये 3 स्टेप तो सॉल्व कर सकते हो ना यार, और 1 मिनट नहीं लगेगा इसमें. कैसे? पहले जिसका सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है उसका रिवर्सिबल लिखो, आयंस लिखो, फिर कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन डायरेक्टली यहाँ पुट करो, KSP इन टर्म्स ऑफ आयंस लिख दो, सीधे एस न्यू आ जाएगा. जनरली KSP दिया होता है. उसका कारण सिंपल है कि KSP निकालने में एक स्टेप और जाएगी, टाइम और लगेगा. बट हाँ टफ करना होगा सवाल तो KSP में भी मेहनत करवाएगा. इज इट क्लियर? 17 पढ़ो. Ka ऑफ एसिडिक एसिड. CH3COOH कैसे टूटता है? क्या बनेगा? CH3COO माइनस और H+. बोलो. जाग रहे हो क्या? याद करो डेरिवेशन. C00, C-C C और C. क्या K का वैल्यू मैं लिख सकता हूं C की पावर 1? बोलो. अच्छा HCl आ गया तो H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ गया क्या? अब तो कॉमन आयन पढ़ लिया ना तुमने. तो H+ का कंसेंट्रेशन इसको 0 मान लेंगे. C-C, C इंटू 1 - अल्फा वेरी लेस देन 1 था तभी तो C नेग्लेक्ट किया. बोलो. तो यहां से 1 - भी कितना हो गया 1. C से C क्या हो गया? कैंसिल. अल्फा बराबर Ka अपॉन 10 टू द पावर -1. झेल पाएगी नहीं? अब तो कॉमन आयन पढ़ लिया ना अपन ने. कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला लिखना होता है. ये सॉल्यूशन सब लोग नोट कर लो क्योंकि डाउट सबको ही आएगा इसमें ऑलमोस्ट.
कौन सा है? 17 नंबर, एक्सरसाइज 2। चाहो तो मॉड्यूल में ही नोट कर लो, पीछे जगह है एक्सरसाइज 2 के बाद थोड़ी सी। ये रही इधर। थर्मोडायनेमिक्स टेस्ट में आएगा, फर्स्ट लॉ तक आएगा, पूरा हो भी नहीं पाएगा, कैसे आएगा? फर्स्ट लॉ तक आएगा पूरा, फर्स्ट लॉ आएगा। हाँ, फर्स्ट डे से लेकर अगले फ्राइडे तक। सैटरडे को जो पढ़ेंगे वो नहीं आएगा, तो मतलब तुम भी नहीं आओगे, है ना? वही बात। वो तो बाद में भुगतोगे ना, जब एंथैल्पी मिस होगा। हैं? मिलता तो दुनिया में सब कुछ है, पढ़ना पड़ता है ना। ऑनलाइन से पढ़ाई हो जाती तो फिर कोविड के बाद सब ऑनलाइन नहीं चल रहा होता। और ये जो कोविड में ऊंचे उठे थे, ऊंची उड़ान भरे थे, सारे ही जितने भी हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं, प्रैक्टिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर ऐसा होता तो जगह जगह ऑफलाइन सेंटर्स बंद क्यों हो रहे होते? और ऑफलाइन सेंटर्स अब उन्हीं के टिकेंगे मिलेंगे तुम्हें अगले 3-4 सालों में, जो लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं। समझ में आई बात? ये बहुत सारे, अब जैसे कोटा सेंटर भी, अपना जो सेंटर है, जिन सर ने लिया है, ऑब्वियस ही बात है वो बहुत अच्छा विजन रखते हैं, उनका टारगेट लंबा ही है। आईआईटी में एक बहुत बड़ा नाम है मैथ्स में, एसपीएस सर, सुयश प्रताप सिंह सर, वो अब इस सेंटर को हैंडल करेंगे पूरा। कोटा सेंटर उन्होंने ले लिया है पूरा, टैग अभी यही चलेगा अन अकेडमी। तो शेयरिंग मॉडल है जो भी है। मुद्दा ये है कि एक चीज बता सकता हूँ कि हाँ, बाकियों के बारे में तो नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा पर्सनली जानता हूँ, बहुत टाइम पहले से ही। उनका विजन बहुत अच्छा है। अब तुम्हें पढ़ने पे डिपेंड करेगा तुम कितना पढ़ते हो। तुम्हें कोई भी तकलीफ आती है, बिंदास नीचे अब सुनने वाले लोग मिलेंगे तुम्हें, स्पेसिफिकली जो सेंटर हेड हैं। यार देखो, मेजर काम तुम्हारा, मेन टारगेट क्या है? पढ़ाई करना ना। पहला काम तुम्हारा पढ़ाई करना है। टी शर्ट नहीं मिला है, छाता नहीं मिला, इसके बिना अगर एंट्री नहीं मिल रही हो अंदर तो बात अलग है। तो ये जो तू कर रहा है वो डिसिप्लिन्ड है? तो ये तरीका कंप्लेनिंग का ऐसे, अभी थोड़ा सा सिस्टम चैनलाइज होने दो, अक्टूबर अक्टूबर। मैं मस्ती कर रहा हूँ भाई, रुक जा, दुखी मत हो इतना। 2 मिनट बाद तो देवदास बन गया ये। अभी शिफ्टिंग प्रोसेस चल रहा है, एक बार पूरा शिफ्टिंग हो जाने दो, फिर तुम्हें हर चीज के लिए कंसर्न पर्सन पता चल जाएगा। समझ में आई बात? दिवाली तक रुको, दिवाली के बाद आओगे तो पूरा अपडेटेड सिस्टम मिलेगा। अपडेटेड मतलब और कुछ नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। फिर वही बात, बात चल रही है यहाँ की, अब वहां घुस जा तू जाके। तो कुछ नहीं है, नीचे लिफ्ट से चला जाएगा लेने। देखो ज्ञान बट रहा है सब जगह। मुद्दा ये है कि हाँ, तुम उस ज्ञान को किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हो। और अभी तो बहुत रिलैक्सेशन है तुम्हारे पास। कल तुम किसका बैच चेंज करवाने गए थे पहले तो ये बताओ? तो तेरा मास्टर प्रो 2 है, तो शुरुआत से बैठ तो तू यहीं रही आधा आधा, तो आधा उसमें बैठती थी। अच्छा, इधर भी आधा ही आती थी, तो चेंज कराने का फायदा क्या है?
वो तो अलग चले गई। तो तेरी गलती है, तू क्यों यहाँ आके बैठ गई? तू उधर क्यों नहीं बैठ रही है बता स्टार्टिंग से? मिराज, सीधा बैठ। चलो, एक्सरसाइज 2 17 क्लियर? 20 तक और कोई डाउट? 21 से 30, 31 से 40। ये कितनों ने की है एक्सरसाइज 2 पूरी? लड़कियों में तो इकलौती है ये। बाकी कब कर लो? अच्छा तुमने भी किया है, शाबाश। सही में किया है? डाउट एक भी नहीं आया तेरे को अभी तक? कौन पूछ ली? बस 17 डाउट था? अच्छा वैसे मैंने देखा इन सबके सोल्यूशन गूगल पे मिल जाते हैं। वो गूगल लेंस नाम का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूजेस हैं, वो बढ़िया सॉल्व कर देता है वो तो। हाँ बहुत बार गलत भी हो जाता है। हैं? कहाँ, पेपर में तो नहीं चेक किया था? तो ट्राई तो किया था मतलब तू? तुझे क्या पता वो हिडन फोन लेके आता हो तो? सीधा बैठ पहले तो। पैर नीचे, पैर नीचे। चलो 41 से 50, 51 से 60, खत्म। 61 से 70, 61 पढ़ो। के ऑफ एच सी एन कितना? 5 × 10⁻⁻10। पीएच कितना मेंटेन करना है? 9। के सी एन का कितना मोलर दिया है? 5 मोलर। और एच सी एन का? अरे बोलो। 2 मोलर और 10 ml भी दिया है क्या? तो वॉल्यूम वाला सवाल है। क्या फॉर्मूला था? पीएच बराबर पी के मतलब 10 - log 5 प्लस log कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। ये आएगा 9.3। इधर गया तो -0.30। इधर देखो V/4 आया क्या? लॉग के अंदर की चीज फाइंड करनी है तो क्या बुलाओगे? एंटी लॉग। एंटी लॉग ले लो। लॉग का एंटी लॉग मतलब लॉग गायब, नंबर का एंटी लॉग मतलब उसको 10 की पावर में चढ़ा दो। डन। और कुछ 70 तक? 71 to 80, 79 पढ़ो। 1 cc of 0.1 normal HCl is added to 99 cc solution of कौन? NaCl. The pH of resulting solution बताओ। NaCl कौन है? कौन है? अरे NaCl कौन है? सॉल्ट है क्या? सॉल्ट का वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपेरेटिवली बहुत कम या बहुत ज्यादा? और सॉल्ट का टाइप क्या है इसका? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। नेचर? अरे दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो नेचर न्यूट्रल होता है। और पीएच लगभग 7 के आसपास रहेगा। हाँ लाला। 3 दिया है।
अच्छा ठीक है चलो, HCl H प्लस देगा, NaCl न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻⁷, और OH माइनस भी कितना 10⁻⁻⁷। तो NaCl न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसका H प्लस और OH माइनस तो कंज्यूम हो गया, बचा H प्लस सिर्फ किसका, HCl का। अब H प्लस का फाइनल कंसेंट्रेशन निकालना है, तो मैंने एक चीज सिखाई थी, ऊपर तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स और नीचे टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले नहीं पता, बट फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई, पहले वॉल्यूम दी है क्या? हाँ 1 cc दी है ना, हाँ फिर तो ठीक। देखो इधर ध्यान दो, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस पहले कितना दिया है, 0.1 नॉर्मल, दिख रहा है क्या? वॉल्यूम कितना है, 1 cc मतलब 1/1000 ml, जाग रहे हो क्या? अब वॉल्यूम कितना हो गया, 1 + 99, 100/1000 हो गया क्या? तो भाई लीटर, तो ये बोलो ना कि हम गलत है, ये सही है। अब कितना हो गया वॉल्यूम, 100 टाइम्स हो गया क्या? तो तुम्हारा डाइल्यूशन कितना हो गया, 100 टाइम्स। क्या सीखा था, फाइनल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन डाइल्यूशन। ये कितना आ गया, 10⁻³ नॉर्मल। तो पीएच कितना आ गया, 3। ये है लॉजिक इस है। प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा एक्चुअल में। रीजन क्या है, NaCl न्यूट्रल क्यों है? न्यूट्रल कब बोलते हो, जब H प्लस और OH माइनस बराबर हो, तो वो दोनों तो कंज्यूम हो चुके हैं पूरे पूरे। तो H प्लस सोल्यूशन में सिर्फ किसका बचेगा, HCl का। लेकिन पहले जितना आया था कंसेंट्रेशन उतना नहीं बचेगा, क्योंकि डाइल्यूशन क्या हो चुका है, 100 टाइम्स। इस वजह से 75 77 75 पढ़ो। 2.5 इंटू 10⁻, तो 25 इंटू 10⁻⁻10। CaC2O4 का टाइप बता बेटा। अरे चुप रहो, कौन कौन से आयन्स हैं? बताओ, CaC2O4 में कौन कौन है? एक तो कैल्शियम +2 है, और एक C2O4-2। 1 1 है दोनों। 1 1 का KSP का फॉर्मूला S²। S² की वैल्यू क्या दे रखी है, 25 इंटू 10⁻⁻10। तो S की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻5। अंडर रूट लेना पड़ेगा ना, लिखती जा वहां पे। KSP बराबर S² बराबर 25 इंटू 10⁻⁻10। तो S बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ले लो, 5 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा एस क्या होता है जनरली, मोलारिटी ना। मोलारिटी का फॉर्मूला मास वाला, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पुट करो उसमें, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो वॉल्यूम तो 1 हो गया, इसका मोलर मास निकालो, कि दे रखा है, कितना है, 128 पुट कर दो नीचे। तो W बराबर 128 इंटू 5, 128 इंटू 5 कितना, 640। बोलो, मल्टीप्लाई फटाफट करना सीखो। जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो पहले 10 से करके आधा कर दो।
128 इंटू 10 1280 डिवाइडेड बाई 2 640। तो 640 इंटू 10⁻⁻5 मतलब 6.4 इंटू 10⁻³ ग्राम। कौन सा ऑप्शन है कि मिलीग्राम में दिया है? दिया है ना, मिल गया। 77 बढ़ो। वीक एसिड HA है के कितना कितना 10⁻⁻5। क्या बोला है? 0.10 मोल्स ऑफ द एसिड इज डिजॉल्व इन कितना 1 लीटर। तो इसकी मोलारिटी कितनी 0.1 मोल्स दिए हुए हैं और 1 लीटर दिया है, 0.1 ही आ गया। तो सी का वैल्यू तो 0.1 मोलर, के का वैल्यू 10⁻⁻5। क्या पूछा है? परसेंटेज अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला √K/C। अरे बोलो। तो ये 10⁻⁻2 आ गया, पर ये कौन निकला? अल्फा। परसेंटेज अल्फा का फॉर्मूला अल्फा इंटू 100। ये कट पिट के 1% आएगा। अरे आया। संडे को और कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इसीलिए कि रिवाइज करो, पुराना पेंडिंग निपटाओ। समझ में आई बात? जितने भी पेंडिंग्स हैं तुम्हारे निपटाओ, जो भी डाउट्स हो मंडे ट्यूसडे क्लियर कर लो। समझ में आई बात? इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्कशन के बाद नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, आधे गलत फहमी में जी रहे हैं। चलो, और बचे हुए आखिरी 81 से 91। 90 81 81 पढ़ो। ये तो बताया था तेरे को ही लास्ट टाइम, तेरे को ही तो बताया था ये क्वेश्चन। वो पूरा तीनों स्टेप्स लिखा के समझाया था H3PO4 का। याद आया कुछ कुछ? उसमें फिर इनिशियल उसने बोला हुआ है कि K1 को बहुत ज्यादा मानना है K2 से, मतलब सेकंड स्टेप में जो बन रहा है उसको बहुत कम मानना है, नेग्लिजिबल। सेकंड स्टेप में नेग्लिजिबल है तो थर्ड में तो और नेग्लिजिबल होगा। ये हिंट दिया था। 90 पढ़ो। ओ घूंगो, ईमानदारी से पढ़ लो। नहीं भी किया है तो भी पढ़ लो। 50 लीटर सोल्यूशन कौन कंटेन कर रहा है? 10⁻⁻5 मोल Ag+ कंटेन कर रहा है। और मिक्स किया किसके साथ? 50 लीटर किसके साथ? HBr के साथ। पहली चीज, वॉल्यूम 50 रहा कि 100 हो गया? ये इसमें पहली मिस्टेक होती है। समझ में आई बात? यही मिस्टेक हुई थी। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसके लिए अपन ने एक क्वेश्चन किया था। मैंने बताया था आयंस का कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है डायरेक्टली देगा। इसने साथ में कौन दे दिया? HBr। HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये तो पूरा पूरा टूट गया। ये 50 लीटर है बेटा, कितने मोल? 10⁻⁻5 मोल। ये भी 50 लीटर है, कितना? 2 इंटू 10⁻⁻7 मोलर है ये, है ना? अरे बोलो। तो पहले इसके मोल निकालो। मोल इसके भी 10⁻⁻5 आ रहे हैं, देखो। मोल कैसे निकालते हैं? मोलरिटी और वॉल्यूम बताओ तो। सीधे मल्टीप्लाई करके। जाग रहे हो क्या? अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 लीटर हो गया। तो Ag+ और Br- का कंसेंट्रेशन निकालो। नंबर ऑफ मोल्स
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये कंसेंट्रेशन आई 10⁻⁻7 मोलर, ये आ गई 10⁻⁻7 मोलर। क्या पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है? Ag प्लस का कंसेंट्रेशन पूछ रहा है रिजल्टेंट सोल्यूशन में। ठीक है। तो Ag प्लस का कुछ पार्ट तो डिसॉल्व हो गया। जब Br माइनस आया Ag प्लस के साथ, तो कुछ पार्ट ने तो क्या बना लिया? अरे बोलो, बोलो, क्या बना लेगा? AgBr। और कुछ पार्ट क्या रहेगा? आयंस की फॉर्म में। यस और नो? उसके लिए पहले चेक करो ऐसा होगा या नहीं होगा। तो QSP निकालो। QSP का वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू कितना आ गया? KSP का वैल्यू कितना गिवन है? कौन ज्यादा कौन कम? तो QSP इज लेस देन, मतलब ना तो अभी इक्विलिब्रियम आया है, ना ही, बोलो, अरे बोलो, ना ही प्रेसिपिट। देखो इस कंडीशन का मीनिंग क्या था? अनसेचुरेशन है क्या? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्ट जो है वो पूरा पूरा डिसॉल्व होता है कि नहीं? तो जो AgBr बन रहा है वो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag प्लस और Br माइनस में। रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है। और Ag प्लस और Br माइनस पूरा पूरा मतलब 10⁻⁻7 मोलर। लॉजिक क्लियर है? पहले हाँ ये नोट कर लो, यहां से स्टार्ट करो, लिख लो, बढ़िया सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, इसी में एक सवाल घूम गया। अगर QSP ग्रेटर देन KSP आ जाता तो? लॉजिक बताना, फालतू बात नहीं। सोच लो पहले, 30 सेकंड दे रहा हूं, सोच लो। सवाल ये है कि कंसेंट्रेशन इतनी आ जाती कि ये जो QSP है ये ग्रेटर देन KSP आ जाता अगर, तो आयंस का कंसेंट्रेशन Ag प्लस का कितना लिखते? जो गिवन है पूरा का पूरा वही लिखते, या फिर KSP से जितना आता सिर्फ उतना ही लिखते? कारण, क्योंकि KSP क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उससे जो S निकल के आता है, क्या S को आप मैक्सिमम कंसंट्रेशन डिसॉल्वेबल बोलते हो? उससे ज्यादा तो वैसे भी आयंस में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती है ना, इसलिए फिर उसमें KSP से जितना आता वही लिखते हैं बस। आई बात समझ में? लेकिन कब? जब QSP मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। अच्छा QSP इक्वल टू KSP आता तो जो दे रखा है वही लिखते, क्योंकि QSP बराबर KSP आया मतलब ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। पल्ले बढ़ा ना? तो QSP लेस देन KSP में और इक्वल टू KSP में तो जितना दिया हुआ है वो पूरा पूरा आयंस में मिलेगा। लेकिन ग्रेटर देन KSP में KSP के वैल्यू से जो S निकल के आएगा उससे स्टोइक्योमेट्री लगाकर, यहां पर भी कोफिशिएंट 1 था इसीलिए एज इट इज ले लिया। अगर 1 नहीं होता, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करके देना आंसर। कोई नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। झेल पाए थोड़ा थोड़ा क्या पूछा मैंने? ये इसी में दूसरी वेराइटी हो गई।
लिख ले लिख ले, या तूने भी नहीं है? कॉपी कहाँ है? लिखना उसमें। तुम दोनों नहीं लिख रहे हो। और जो क्वेश्चन अच्छा बोलूं उसको मॉड्यूल में स्टार मार्क करके रखो। जैसे 90 वाला था एक, उसने भी पहले 81 पूछा था, इसका सोल्यूशन समझाया था मैंने पहले। 81 को भी स्टार मार्क करके रखना, दिमाग लगाने वाला सवाल है। जहाँ पे छोटा मोटा भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा हो ना आंसर देने से पहले, समझ जाना वो क्वेश्चन उलझाने वाले सवाल है, कि नहीं सोचा तो आंसर गलत आएगा। समझ में आई बात? एक उससे पहले भी आया था ना। सत्रह नंबर था। हाँ 17 नंबर एक। एक तूने वो कौन सा पूछा था आशीष, कि सर ये मेरे को आपने कुछ और बताया था उस टाइम पे। हाँ ये एक्सरसाइज 1 का 82। जस्ट अभी डिस्कस किया था ना। बफर वाला। बाकी सब तो है ही है। चलो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल में कोई डाउट? क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्डर 4 का 1 पे आओ। कॉन्सेप्ट बिल्डर कितनों ने किए? एग्जाम्पल्स? वो तो सॉल्व है वैसे तो ज्यादातर तो। कॉन्सेप्ट बिल्डर 4 का फर्स्ट पढ़ो। किसका ऑर्डर पूछा है? H3O+। H3O+ मतलब H+। इंक्रीजिंग पूछा है कि डिक्रीजिंग? तो H+ किसका ज्यादा, जिसका पीएच सबसे कम होगा। सबसे कम पीएच होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है इसमें? H2SO4। उससे कम H2S। एक ही ऑप्शन है शायद थर्ड, सेकंड भी है। फिर उसके बाद होता है किसका? न्यूट्रल का। न्यूट्रल में कौन? NaCl। उसके बाद वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले नंबर पे कौन? NaNO2। हाँ या नहीं? फिर NaCl, फिर H2S, फिर H2SO4। एक पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना, याद है? वो कौन सा था, उसमें करेक्शन करवाना था जो। कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 का पांचवा क्वेश्चन, इसमें तो आंसर सही है ना? CB1 का पांचवा निकालो, इसमें है ना। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर किसका पूछा है? पीएच का, जबकि उसने ऑर्डर H+ का दिया हुआ है। तो उसमें कहाँ लिखा हुआ है पीएच? क्वेश्चन में पीएच की जगह कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन लिख दो, ऑटोमेटिक आंसर सही हो जाएगा। कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन कर दो उसको।
कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 का 5th, यहाँ पे पीएच काट दे, एच प्लस लिख ले। और कोई डाउट कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल? 3 का 9 पे आओ। बाकी सब लोग ये ना सोचें कि टाइम वेस्ट हुआ है, एक्चुअल में तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हुआ है। ऑलमोस्ट आखिरी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना वो सब रिवाइज हो रहे हैं तुम्हारे। कॉन्सेप्ट बिल्डर 3 में 9 पढ़ो बेटा। अगेन वही इक्वल वॉल्यूम आ गया तो आखिरी में वॉल्यूम डबल हो गई बेटा। निकेत, ये गलती किया है ना। और खत्म, कॉपी निकालो, वर्क के फॉर्मूले वगैरह लिख लो। अच्छा ये लास्ट लाइन बच रही है इसमें, ये लिख लेना। वर्क के टाइप तो कल बता दिए थे ना। एक तो पीवी वर्क था, एक नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क नॉन यूजफुल वर्क था और नॉन पीवी वर्क यूजफुल वर्क। अभी हम पढ़ रहे हैं पहला, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल रिवर्सिबल क्या होता है ये आगे आएगा तब समझेंगे, अभी इनकी डेफिनेशन पे हमारा काम नहीं है, ये आएगा जब डिटेल पढ़ेंगे पूरी इसकी। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। पहला तो नाम ही दे दिया इरिवर्सिबल। अदरवाइज एक सबसे मेन कीवर्ड होता है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। दूसरा सिंगल स्टेप प्रोसेस। तीसरा फास्ट प्रोसेस। इनमें से मेजरली तो पहला ही आएगा, एटसेट्रा और भी हैं, जब डेफिनेशन देखेंगे तब समझेंगे। लिखते जाओ, लिखने वाला पार्ट है छोटा सा। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल। PXT मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। इसमें भी वही चीज आती है, IUPAC साइन कन्वेंशंस। इसमें भी दो साइन कन्वेंशन है, वो भी एनर्जी पे ही रिलेटेड हैं। पहला वर्क डन
ड्यूरिंग एक्सपेंशन, इसी को बोलते हैं और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन का वर्क या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम, इसको साइन कन्वेंशन दिया गया है नेगेटिव। एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज होना। वॉल्यूम इंक्रीज मतलब V2 ग्रेटर देन V1। ऐसे ही दूसरा, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन और वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन का जो वर्क होता है या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है, इसको साइन कन्वेंशन दिया गया है पॉजिटिव। लॉजिक वही है, एनर्जी लॉस हो रहा है इसलिए नेगेटिव ऊपर, नीचे गेन हो रहा है इसलिए पॉजिटिव। कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होना और वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब V2 की वैल्यू इज लेस देन V1। एक्सपेंशन होने का मतलब होता है बाउंड्रीज दूर दूर जाना, इसीलिए इसको नाम दिया गया वर्क डन बाय द सिस्टम। और सिस्टम काम करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करेगा, लूज करेगा इसलिए साइन कन्वेंशन क्या दिया, नेगेटिव। ऐसे ही कंप्रेशन, बाउंड्रीज पास पास आना, मतलब सिस्टम के ऊपर किसी और ने प्रेशर लगाया, एनर्जी लगाई तो सिस्टम के पास एनर्जी आई, एनर्जी आई मतलब अंदर प्रॉफिट हुआ, इसलिए साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन एनर्जी से रिलेटेड है, पल्ले पड़ा क्या। फिजिक्स में रेफरेंस अलग है, फिजिक्स में बताया जाएगा आपको, वहां पे फोर्स का रेफरेंस होता है नॉट एनर्जी का, इसीलिए साइन कन्वेंशन अपोजिट जाते हैं। इज इट क्लियर। जैसे यहां पर वर्क डन किसका, सिस्टम का। सिस्टम जब काम कर रहा है तो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट काम कर रहा है, बाहर कौन है, एटमॉस्फेयर, यस और नो, सराउंडिंग्स। तो सिस्टम इज वर्किंग अगेंस्ट सराउंडिंग्स, इसलिए वो साइन दे देते हैं नाम नेगेटिव। इसमें क्या साइन देंगे, सॉरी इसमें पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम फोर्स लगा रहा है। इज इट क्लियर। और इधर नेगेटिव क्यों, क्योंकि सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। इज इट क्लियर। फोर्स बोल लो, प्रेशर बोल लो, एक ही बात। चलो अब इसमें कुछ गुरु मंत्र हैं, काम काम के वो लिखो। पहला, अगर क्वेश्चन में
एक्सटर्नल प्रेशर गिवन नहीं है एंड फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम भी गिवन नहीं है, देन assume P external as PATM. PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जनरली कितना, 1 ATM। दूसरा, अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर गिवन नहीं है बट फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम गिवन है, देन इसमें एज्यूम नहीं करना है, एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर होगा। डन। टीपो 2 पॉइंट और हैं। टीप लिया, कोई रह गया? थर्ड पॉइंट, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, कौन कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। तो V2 की वैल्यू V1 के बराबर, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, 0। ये हमने वहां पे भी लिखा था। चौथा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नया टाइप का है। अगर वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन है, क्वेश्चन में अगर लिखा आ जाए फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है अगेंस्ट वैक्यूम। ये नया टर्म है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं है मतलब प्रेशर एक्सटर्नल कितना है, 0। प्रेशर एक्सटर्नल 0 मतलब वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन भी क्या होता है, 0। क्योंकि P एक्सटर्नल 0 होता है। आइसोकोरिक में V2 बराबर V1 होता है, इसलिए वर्क डन 0 होता है। फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल 0 होता है, इसलिए वर्क डन 0 होता है। चमका क्या, पक्का, देख लिया
कितने मिनट बचे? लिखो क्वेश्चन नंबर 1। टफ कराऊं इजी कराऊं? टफ से स्टार्ट करें? एक ही टफ कर लेते हैं, बढ़िया। लिखो, हाउ मच will be the work done by a force of 2 into 10 to the power minus 3 Newton when volume increases by 200 centimeter cube if the area of cross section is 10 centimeter square. लगाओ। पहला हिंट, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। दूसरा हिंट, एवरी यूनिट शुड बी एसआई यूनिट। फोर्स है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस 4, ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना आया? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया? अब बता, डेल्टा वी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 2, तो स्क्वायर मतलब 10 की पावर माइनस 4, तो क्यूब मतलब 10 की पावर माइनस 6। 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कितना आया? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, क्या? मीटर क्यूब। इंक्रीजेस बोला है इसलिए प्लस में लेना है इसको। वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी इंटू डेल्टा वी, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? -4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, क्या आया? न्यूटन इंटू मीटर आया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, न्यूटन इंटू मीटर। ये किसकी यूनिट है? ये है जूल। वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। तो एसआई यूनिट में पुट करोगे तो आंसर भी किस में निकल के आएगा? एसआई यूनिट में। पल्ले पड़ा क्या? टफ है इजी है? हाँ, तो बता दिया ना, इसलिए इजी था। इंक्रीज ही हुआ है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, तो
ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? वॉल्यूम से तो देख पाओगे, और कोई तरीका है तुम्हारे पास? चलो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।